हेलो वन एंड ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ इंडिया एट ग्लांस बाय प्रयास क्लासेस में। तो आज हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 डील करता है विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। तो पार्ट 3 को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनमें कैसे कैसे राइट्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का डॉक्ट्रिन क्या कहता है? लिमिटेड गवर्नमेंट का डॉक्ट्रिन कहता है कि स्टेट पे जो है वो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस लगाए जाएंगे। नेगेटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि सरकार ये काम नहीं कर सकती। जैसे स्टेट जो है वो किसी को रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उसके कास्ट पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उसके जेंडर पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कोई रीजनेबल जो है क्राइटेरिया ना हो। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव ऑब्लिगेशन जो हैं वो स्टेट पे लगाए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि स्टेट कभी भी किसी इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, आज़ादी है, उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स अश्योर्स द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। स्टेट में एक पॉलिटिकल फॉर्मेट में अगर डेमोक्रेसी को देखना हो तो वो जो है फंडामेंटल राइट्स उसको जज करेंगे। ठीक है। पैरामीटर्स क्या होंगे? फंडामेंटल राइट्स जो है वही पैरामीटर्स होंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जज करने के लिए। ठीक है। और जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट है। स्टेट पे कुछ नकारात्मक जो है वो पाबंदियां लगाई गई हैं कि स्टेट ये चीजें नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होते हैं। पब्लिक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पे किस चीज के लिए होते हैं कि आप जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। या आप किसी इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? ये सब चीजें आती है डीपीएसपी जो पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। अब डीपीएसपी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, प्रबल बनाता है। ठीक है। कैसे? डीपीएसपी में क्या कहा गया कि बहुत से प्रोविजंस दे दिए गए जिसमें क्या होगा कि स्टेट को जो है वो इन इन पैरामीटर्स पे काम करना है ताकि एक सोशल ग्रोथ जो है वो हो सके। इस फॉर्मेट में डीपीएसपी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। इसके अलावा अगर देखोगे तो इंडिविजुअल है। अब ये तो हमने बात कर ली स्टेट के नेगेटिव और पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस की। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। अगर स्टेट आपको स्टेट पे आपने नेगेटिव ऑब्लिगेशंस लगा दिए, स्टेट पे आपने पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस लगा दिए। ठीक है। तो इंडिविजुअल की भी तो कोई ड्यूटी है। इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के प्रति कुछ अपने कर्तव्य निभाता है। उनकी बात हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड की थी। जो प्रेजेंट जो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का जब बनाया गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी। जबकि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो है ये जब संविधान बन रहा था उस टाइम से ही चली आ रही है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, तो ये क्या करते हैं? बेसिकली ये ऐसे राइट्स होते हैं जो डेस्पोटिक रूल या ऑथोरिटेरियन जो सोसाइटी है उसको प्रिवेंट करते हैं। कैसे? मान लीजिए आप एक पर्सन है। ठीक है। आपके पास कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। अब उनमें जो है वो स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता तो एक जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो क्या स्टेट के पास होगी? नहीं होगी। किसी फॉर्मेट में नहीं होगी कि आपके कुछ अधिकार हैं उन पे वो पाबंदियां नहीं लगा सकती है। ठीक है। या डेस्पोटिक रूल नहीं होगा, या एक तरह से हम देखें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसको मेंटेन करेंगी ये चीजें। ठीक है। उसके अलावा ऑपरेट्स एज लिमिटेशंस ऑन टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ लेजिस्लेटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जैसे मान लीजिए पुलिस है। ठीक है।
तो पुलिस क्या करती है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है कि पुलिस आपको इसलिए अरेस्ट कर रही है क्योंकि आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो क्या वो आपके फंडामेंटल राइट्स का अपोज कर रही है? ऑब्वियसली कर रही है। उस केस में क्या करेंगे, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे कि सर, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पुलिस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी ने मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन किया है, मुझे मेरे धर्म की वजह से अरेस्ट कर लिया है। तो जो है एग्जीक्यूटिव की जो टायरनी है उससे भी फंडामेंटल राइट्स आपको बचा लेते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये तो हो गई एग्जीक्यूटिव की बात। जुडिशरी तो आपका जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, जो संसद कर रही है। अब संसद का बेसिकली काम क्या होता है, संसद का काम होता है कि किसी भी तरीके से कोई कानून बनाया जाए, ठीक है, और उसको एनफोर्स कराने की ड्यूटी किसकी, एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव अगर कुछ ऐसा करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि संसद में ही कोई ऐसा बिल पारित हो गया जो आर्बिट्री है, जिसका कोई रीजनेबल जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो कंप्लीटली आपके, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, उस केस में भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस वो जो लॉ बना है उसको नल एंड वॉइड कर देगा। कहाँ तक, उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि ऐसा कोई कानून बन गया कि जो है अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और उसके लिए जो है वो संसद एक कानून बनाती है कि सर देखिए बात ऐसी है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में से 50 हैं, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटरव्यू बोर्ड में एक क्लॉज और जोड़ दिया गया कि इंटरव्यू बोर्ड में अगर कोई मुस्लिम इंटरव्यूअर है तो वो सिर्फ मुस्लिम जो है कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करेगा, हिंदू कैंडिडेट्स को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि हाँ आपने कानून बनाया है, ठीक है, आपने कहा है कि पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हैं, यहाँ तक ओके है, और इसके अलावा आपने कहा है कि रिटर्न एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कहा है कि जो है रिलीजन बेस पे सिलेक्शन होगा, तो ये रिलीजन बेस पे सिलेक्शन वाला जो क्लॉज है, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पूरे कानून को ही नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। एग्जाम होगा, कट ऑफ डिसाइड की है, ठीक है, इंटरव्यू होगा, वो भी ठीक है, लेकिन रिलीजियस बेस पे सिलेक्शन जो होगा वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक क्लॉज इस लॉ में से हटा देगा, ठीक है, सिर्फ इतना करेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे ही लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, ऐसा नहीं होगा। Hence establishes a government of law, not man। तो इस हिसाब से क्या होता है, इस हिसाब से जो गवर्नमेंट जो बनी है वो किस फॉर्मेट पे डील करेगी, वो कानून के हिसाब से चलेगी, वो किसी पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से नहीं चलेगी। जैसे आज मान लीजिए प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी कहें कि ये जो गवर्नमेंट है ये मेरे हिसाब से चलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट किसके हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से गवर्नमेंट को चलना होगा। तो ये पॉलिसी जो है फंडामेंटल राइट्स की वजह से डिक्लेयर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं राइट्स की। तो राइट्स किस किस तरह के होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए तो राइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और दूसरे होते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे अधिकार जो संविधान में लिखे हुए हैं और संविधान आपको वो अधिकार देता है, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा अधिकार जो पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया और उस लॉ से अगर आपको कोई अधिकार मिले हुए हैं, तो वो सारे कौन से अधिकार हुए, स्टैट्यूटरी राइट्स में। वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थे, लेकिन किसी नए लॉ की वजह से वो अधिकार जनता तक पहुंच रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट्स, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी राइट्स का अगर एग्जांपल देख लो तो आरटीआई 2005 में जो आया था, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या हुआ कि आरटीआई का एक बिल पास हुआ, उसकी वजह से आपको ये राइट मिले हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, तो ये स्टैट्यूटरी राइट है। इसके अलावा आप बोलो कि मैरिज एंड डाइवोर्स के जो केसेस हैं
उन पे आपको अधिकार मिले हुए हैं। तो ये कानून की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, उसकी वजह से आपको अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है। तीसरा अगर एग्जाम्पल देखोगे तो मनरेगा, मनरेगा एक्चुअली क्या करता है कि अगर कोई रूरल एरिया है तो उसमें हर पर्सन को 100 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा। ठीक है। 100 दिन आप एम्प्लॉयड होंगे कम से कम। ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन की गारंटी जॉब जो है वो आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिलती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको यूईए मिलेगा। यूईए का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि आपको हम रोजगार नहीं दे पाए तो हम आपको उसका भत्ता दे रहे हैं, उसका कंपनसेशन अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है। तो वो होता है यूईए। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है फंडामेंटल राइट्स, जिसकी हम आगे चल के बात करने वाले हैं। दूसरे होते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, या इसको हम कहते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स का मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, ये आपके आधारभूत जो अधिकार हैं उनमें से नहीं है, ये उसके अलावा आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अगर लीगल राइट्स का वायलेशन होता है, स्टेट वायलेट करता है, तो उस केस में क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? आप नहीं जा सकते। आपको लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसके बाद कहीं जाके आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये सब चीजें हैं। अब लीगल राइट्स की बात कर लेते हैं, तो इसके एग्जांपल के तौर पे देख लो आप, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। ठीक है। लेकिन अब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको आर्टिकल 19 से हटा के आर्टिकल 300 ए में डाल दिया। दूसरा राइट देखते हैं, राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो बिजनेस कर रहे हैं उसका भी आपके पास राइट है। तो ये राइट आर्टिकल 301 की वजह से आपको मिलता है। राइट टू वोट की अगर बात करें तो आर्टिकल 326 की जब बात करते हैं तो आपको राइट टू वोट उसमें देखने को मिल जाता है। अब राइट टू वोट की अगर आप बात करें तो उसमें देखिए कि राइट टू वोट जो है वो पहले एक स्टेटूटरी राइट था, एक लॉ की वजह से आपको मिला था। लॉ कौन सा था? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। तो पीआरए 1951 की वजह से आपको एक अधिकार मिला, राइट टू वोट। तो एक लॉ की वजह से आपको अधिकार मिला है, तो ये कौन सा राइट है? ये स्टैट्यूटरी राइट है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आर्टिकल 19 में इंट्रोड्यूस किया गया कि राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, तो उसको आर्टिकल 19 में डाला। ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट की कंडीशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, फंडामेंटल राइट्स में आ चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसको बाद में एक लीगल राइट बनाया गया, आर्टिकल 326 के अंडर डाला गया इसको। ठीक है। तो पहले अगर राइट टू वोट की बात करेंगे तो पहले स्टैट्यूटरी राइट पीआरए 1951 की वजह से, उसके बाद फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 की वजह से, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक लीगल राइट आर्टिकल 326 की वजह से। ठीक है। अब क्विक पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे लीगल राइट्स हैं। लेकिन क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल है कि आपके जितने भी लीगल राइट्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? नहीं। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लीगल राइट्स के अंडर आते हैं, लेकिन सारे के सारे लीगल राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरह से वायलेशन हो रहा है, किसी भी तरह से, या तो किसी कानून की वजह से, या किसी पर्सन की वजह से, या स्टेट की वजह से, या एग्जीक्यूटिव की वजह से, किसी भी तरह से अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाइए और इंस्टेंट उस पर हियरिंग होगी और इंस्टेंट आपको जस्टिस जो है वो दिलाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। अब इंग्लैंड की बात करना यहाँ इसलिए भी जरूरी है कि काफी सालों तक इंग्लैंड की, पहले इंग्लैंड की कंपनी, फिर इंग्लैंड का क्राउन का शासन इंडिया में रहा। तो उस केस में इंग्लैंड जो है वो एक मेजर एस्पेक्ट बन जाता है, जिसको आपको हर जगह समझना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है। तो इंग्लैंड की जब बात करते हैं तो इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो क्या है कि वहां पर कोई भी आपको ऐसा राइट नहीं है जो फंडामेंटल है। तो कैसे काम चलता होगा? तो काम ऐसे चलता है कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो नेगेटिव राइट्स हैं। मतलब कैसे?
कि आप इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के आप नागरिक हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कानून की नज़र में गलत नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ कानून की नज़र में गलत है, तो वो आप नेगेटिव हो जाएँगे उस केस में। उस केस में जो इंडिविजुअल राइट है, वो सारे के सारे नेगेटिव हैं कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो कानून में गलत हैं, प्रतिबंधित हैं। बाकी आप कुछ भी करो, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Individual has the right or freedom to do anything until he doesn't violates any ordinary law of land. तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास आज़ादी है, आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो जो कानून, वो जो काम आपने किया है, वो जो एक्ट है आपका, वो जो है लॉ ऑफ लैंड को वायलेट नहीं करना चाहिए, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड को वायलेट नहीं करना चाहिए कि वहाँ का जो कानून है, आप कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज़ है जो कानून में लिखी हुई नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई डिसेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रेप जो है, अगर मान लीजिए रेप इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, उस पे कोई कानून नहीं बना हुआ है। तो जब तक कानून नहीं बना है, तब तक आप जो है रेप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें कहीं भी मॉरल तरीके से देखा जाए तो वो गलत है, डिसेंसी के पैरामीटर पे वो गलत है, लेकिन वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको अधिकार है कि आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, ऐसा कोई लॉ पास हो जाता है इंग्लैंड में कि रेप जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसके बाद से आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? इन केस ऑफ आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कोर्ट विल प्रोटेक्ट योर राइट्स। अगर एग्जीक्यूटिव जो है इंग्लैंड का, वो आपके साथ कोई भी आर्बिट्री एक्शन करता है कि आपने कोई ऐसा काम किया जो कानून की नज़र में गलत नहीं है या कानून है ही नहीं उस चीज़ पे, और एग्जीक्यूटिव आपको अरेस्ट कर लेता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, तो उस केस में कोर्ट जो है वो आपको बचा लेगा। लेकिन अब हमने जब इंडिया का सिनेरियो देखा था फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें क्या था कि एग्जीक्यूटिव तो मतलब वायलेट कर ही नहीं सकती है, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव भी कोई ऐसा लॉ बना देती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस एक्सटेंट तक उस लॉ को भी नल एंड वॉइड कर देती है जुडिशरी। लेकिन अगर इंग्लैंड का सिनेरियो देखोगे, तो इंग्लैंड में क्या होता है कि अगर लेजिस्लेटिव जो है, वहाँ की संसद जो है, वो कोई भी ऐसा कानून बना देती है जो किसी भी एक्ट को क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस बताती है, तो उस केस में जुडिशरी भी आपकी मदद नहीं कर सकती है, ठीक है? आगे चलते हैं, शॉर्ट समझ लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। देयर इज नो लॉ विच कैन नॉट बी चेंज बाय लेजिस्लेचर। ऐसा कोई कानून वहां पर नहीं है जिसको संसद जो है वो बदल नहीं सकती, हर कानून बदला जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक पर्सन है डी लॉम। डी लॉम ने बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनका ब्रिटिश के बारे में। तो उन्होंने कहा था द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट मेक अ वुमेन अ मैन एंड अ मैन अ वुमेन। मतलब इंग्लैंड की जो संसद है, उसके पास इतना ज़्यादा अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकती है वहाँ पर। कुछ भी, किसी भी तरह का लॉ निकाल सकती है, किसी भी तरह का लॉ जो है वो पास कर सकती है, और वो है एनफोर्स किया जाएगा, उसमें जुडिशरी भी नहीं रोक सकती उसको। क्या नहीं कर सकती? सिर्फ इतना नहीं कर सकती कि किसी आदमी को औरत बना दे और औरत को आदमी बना दे। सिर्फ ये प्रोविज़न नहीं है, इसके अलावा कुछ भी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कर सकती है, टोटल लिबर्टी है वहाँ पर, ठीक है? इन शॉर्ट देयर इज़ नो राइट व्हिच मे बी सेड फंडामेंटल इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस ऑफ टर्म। मतलब कि इंग्लैंड की जब बात करते हैं, तो इंग्लैंड का जो संविधान है, उसमें कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि आपको कोई अधिकार मिला हुआ है और आप उस अधिकार को, सरकार जो है वो उस अधिकार को छीन नहीं सकती। हर अधिकार आपका छीना जा सकता है, कोई नया अधिकार आपको दिया जा सकता है। तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो राइट्स कहाँ कौन से हैं वहाँ पर? वहाँ पर आपको सारे राइट्स मिलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सेप्ट आप जो कानून है
उसको वायलेट नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, बाकी आपकी जो मर्जी पड़े वो करो, तो फ्री लिबर्टी। अब इसके अपोजिट सीन समझ लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएसए का। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने ब्रिटेन का समझा, उसमें क्या है, जुडिशरी जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव को बाउंड कर सकती है, लेजिस्लेचर को बाउंड नहीं कर सकती है। लेकिन यूएसए की जब हम बात करते हैं तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां पर जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों पे ही जो है एक्शन ले सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया में जैसे फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, वहां वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और ये जो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स है, ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधान पालिका दोनों पे ही इक्वल बाउंडेशन रखती है कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो बिल ऑफ राइट्स में जो चीजें हैं आप उनको वायलेट नहीं कर सकते, आप किसी इंडिविजुअल की जो एक लिबर्टी है, जो आजादी है, आप उसको नहीं छीन सकते, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवर लेजिस्लेटिव इन केस ऑफ बिल ऑफ राइट्स। अब बेसिकली क्या होता है कि सुप्रीम पावर तो कौन है, कानून बनाने का हक किसका है, जुडी लेजिस्लेचर का, विधान पालिका का। तो विधान पालिका सुप्रीम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे, आप अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स या इंडियन फंडामेंटल राइट्स की जब आप बात करेंगे, उस केस में क्या होता है, उस केस में जुडिशरी जो है वो सुप्रीम हो जाती है। लेजिस्लेचर कानून बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कानून किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या बिल ऑफ राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में सुप्रीमेसी किसकी चलेगी, जो एक सत्ता है वो किसकी चलेगी, वो जुडिशरी की चलेगी। जुडिशरी जो है वो उस बिल को या उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर सकती है, बिल्कुल खारिज कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब द यूएस कोर्ट्स कैन डिक्लेयर एन एक्ट of Congress as unconstitutional on the grounds of contravention to Bill of Rights। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि यूएसए की जो जुडिशरी है, यूएसए की जो जुडिशरी है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस बेसिकली वहाँ के लेजिस्लेचर को बोलते हैं, कोई पार्टी नहीं है कांग्रेस वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, वैसे ही यूएसए में कांग्रेस बोला जाता है। तो अगर कांग्रेस कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास कर देती है जो बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट है या उनको कॉन्ट्रावेन कर रहा है किसी भी एस्पेक्ट में, तो उस केस में क्या होगा, यूएस जुडिशरी जो है वो उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी और उसके साथ साथ उस बिल को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, उसको खत्म कर देगी, खारिज कर देगी। उसके बाद रादर अ लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय यूएस कोर्ट इफ अनजस्ट और रीजनेबल। अब ये कानून जो है, या तो जुडिशरी क्या कर सकती है, या तो जुडिशरी कर सकती है कि उस बिल को वापस कहाँ भेज दे, कांग्रेस में भेज दे, वापस पार्लियामेंट में भेज दे कि आप इसको दोबारा एग्जामिन करो, इसमें कुछ कुछ फॉल्ट्स हैं, ये चीजें हैं, ये गलत है और ये फंडामेंटल राइट्स को या बिल ऑफ राइट्स जो है उनको वायलेट कर रही है, तो या तो आप इनको चेंज कीजिए, वरना जुडिशरी जो है वो आपके जो बिल आपने पास किया है पार्लियामेंट या कांग्रेस में, उस बिल को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, उसको खारिज कर देगी। तो दोनों ही तरह के अधिकार हैं कि पार्लियामेंट या कांग्रेस को हिदायत भी दी जा सकती है कि आप ये जो चीज है ये गलत कर रहे हो, इसको या तो सही करके वापस इस बिल को रिकंस्ट्रक्ट करो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये तो बिल है, ये नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा, ये खारिज कर दिया जाएगा, इसकी कोई अभी जो है लेगेसी बचेगी नहीं। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो अमेरिकन मॉडल ऑफ बिल ऑफ राइट्स पे काम करती है। अमेरिका में क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स। उसी तरह इंडिया में क्या कहा जाता है, इंडिया में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये फंडामेंटल राइट्स के केस में अमेरिकन मॉडल को फॉलो करता है, इंग्लिश मॉडल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब वापस रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट की हमने बात की, जो नेगेटिव ऑब्लिगेशन लगा रहा है, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी लगा रहा है और कुछ ड्यूटीज भी दे रहा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की हमने बात की कि ये ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिक रूल को जो है वो प्रिवेंट करता है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के केस में जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, दोनों ही केसेस में लागू होती है इंडिया में, एग्जीक्यूटिव पे भी लागू होती है और लेजिस्लेचर पे भी लागू होती है।
उसके बाद हमने राइट्स की बात की, उसके बाद राइट्स में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, स्टैट्यूटरी राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। स्टैट्यूटरी कोई भी पार्लियामेंट का लॉ है उससे हमें जो अधिकार मिले हैं वो सारे स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट, अदर इज लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमने एक बात समझी थी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे लीगल राइट्स हैं। और अगर लीगल राइट्स की बात करें तो सारे लीगल राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और अगर किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन हो रहा है तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इंग्लैंड का सिनेरियो हमने देखा था। इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ भी करने को आज़ाद हो जब तक वो जो एक्ट है आपका वो प्रोहिबिट ना किया जाए बाय लॉ। कानून की नज़र में जब तक वो चीज़ गलत नहीं है या ऑफेंस नहीं है तब तक आप कोई भी काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूटिव के केस में जुडिशरी जो है वो आपको बचा लेगी, लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा एक्ट पास कर दिया है, ऐसा लॉ बना दिया है, तो उस केस में जो है जुडिशरी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर हमने इंग्लैंड में कॉन्सेप्ट देखा विधान पालिका की जो सुप्रीमेसी है, लेजिस्लेचर सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। तो इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी लॉ को चेंज कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम वो कर सकती है। और इंग्लैंड में जो है वो फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कानून की बात होती है कि अगर कानून के हिसाब से ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ ऑफेंस है, वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर कानून नहीं बना है या कानून उसको प्रोहिबिट नहीं करता है तो उस केस में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल लिया था हमने। यूनाइटेड स्टेट्स को समझने के लिए समझिए कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अभी हमने देखा ब्रिटिश स्टेट किस पे काम कर रहा है, लेजिस्लेचर सुप्रीमेसी पे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट जो है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात करता है। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका नाम है अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, और ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों पे ही बाउंड होते हैं। ठीक है, और अगर लेजिस्लेचर भी कोई ऐसा कानून बना देती है जो बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट है तो उस केस में जो वहाँ की जुडिशरी है, जो वहाँ के कोर्ट्स हैं, वो उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं और उसको रिव्यू के लिए वापस या तो लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं, और अगर रिव्यू में भी कोई दिक्कत आती है तो उस बिल को है नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हम इंडिया का सिनेरियो देख लेते हैं। तो इंडिया जो है वो अमेरिकन मॉडल को फॉलो करता है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में अमेरिका का मॉडल फॉलो हो रहा है। आगे कुछ चीजें और हैं जिसमें अमेरिकन मॉडल फॉलो होगा, लेकिन बिल ऑफ राइट्स या फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। So that's all for introduction of fundamental rights. Thank you very much. Please like, share and subscribe. Keep studying.